गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ दीक्षा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 के अंतर्गत मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र जिसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में मैं आपको नर जनन तंत्र के बारे में बता चुकी हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि नर जनन तंत्र कई भागों से मिलकर बना होता है, ऐसे ही मादा जनन तंत्र भी कई भागों या अंगों से मिलकर के बना होता है। मादा जनन तंत्र में क्या होता है, सर्वप्रथम गैमीट का निर्माण होता है, यानी कि युग्मकों का निर्माण होता है। फिर उसके बाद कई हार्मोन रिलीज़ होते हैं, यानी कि हार्मोन स्रावित होते हैं। और हार्मोन का काम क्या है, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करने में सहायता करते हैं। अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या कहलाते हैं, यदि हम स्त्रियों में यानी कि मादा में देखेंगे तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे कि स्त्रियों की आवाज़ का पतली होना, मासिक धर्म स्टार्ट होना यानी कि रजोधर्म स्टार्ट होना, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो होता क्या है, स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्माण कहाँ से होता है, मादा जनन तंत्र से होता है। और जब इसमें हार्मोन रिलीज होने लगते हैं तो ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करने में सहायता करते हैं। इसके अलावा मादा जनन तंत्र का क्या कार्य है, इसमें गर्भधारण की क्षमता होती है और जो भ्रूण होता है उसका विकास, पोषण, ये सब करने की क्षमता किसमें होती है, मादा जनन तंत्र में होती है। अब हम देखेंगे जो मादा जनन तंत्र का मुख्य अंग होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो मादा जनन तंत्र का मुख्य अंग जो होता है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका मुख्य अंग होता है ओवरी। ये जो दिखाई दे रही रेड कलर से, ये क्या होती है, ओवरी। ओवरी जिसे अंडाशय कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाशय। यही अंडाशय मादा जनन अंग का मुख्य अंग होता है। चूँकि ये राइट साइड है तो ये क्या कहलाएगी, राइट ओवरी। और ये यहाँ पर ये देखेंगे हम लेफ्ट ओवरी। तो यहाँ पर कितनी ओवरी दिखाई दे रही हैं, 2 ओवरी। यानी कि हम कहें तो मनुष्यों में कितनी ओवरी होती हैं, एक जोड़ी, यानी कि एक एक की संख्या में 1 पेयर कितनी होती है, 1 पेयर ओवरी होती हैं। यदि हम देखेंगे तो इसमें कितनी दिखाई दे रही हैं, एक और एक 2 ओवरी दिखाई दे रही हैं, यानी कि एक जोड़ा। तो 1 पेयर ओवरी किस में पाई जाती है, मनुष्यों में पाई जाती है। यहाँ पर ये देखेंगे राइट ओवरी और ये लेफ्ट ओवरी ना, दायां अंडाशय और बायां अंडाशय। अब जो अंडाशय यानी कि ओवरी, अंडाशय जो होता है वो कहाँ से लगा होता है, ये यहाँ पर ये जो पतली पतली नलिकाएं दिखाई दे रही हैं ये कहलाती हैं फैलोपियन ट्यूब। ये क्या कहलाती है, फैलोपियन ट्यूब, जिसे हिंदी में कहते हैं अंडवाहिनी। क्या कहते हैं, अंडवाहिनी। अब जो अंडवाहिनी है आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ओवरी 2 होती है वैसे ही अंडवाहिनी भी 2 दिखाई देती हैं। एक यहाँ पर राइट फैलोपियन ट्यूब और ये लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब कहाँ होती हैं, ये जाकर के ओवरी से जुड़ी होती हैं। यहाँ से ओवरी से आप देखेंगे ये पतली पतली नलिका के समान संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रही ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। यहाँ ये वाला पार्ट है ना। फैलोपियन ट्यूब के आगे हम देखेंगे ये झालदार संरचना होती है, ये इस टाइप से जालीदार संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं फिम्बरी। क्या कहते हैं, फिम्बरी। क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं। ये जो फिम्बरी होती है यहाँ से ओव्यूल कहाँ जाता है, गर्भाशय तक जाता है। अब आगे चल के हम देखेंगे, ये तो हो गई अंडाशय, और अंडाशय ही मैंने क्या बताया, मादा जनन अंग का मुख्य भाग होता है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, नर जनन अंग। और नर जनन अंग का मुख्य पार्ट क्या होता है, टेस्टिस। और मादा जनन अंग का मुख्य अंग क्या होता है, ओवरी यानी कि अंडाशय। अब जो ओवरी होती है वो कैसे होती है, ये जनन उपकला ऊतक से मिलकर के बनी होती। किससे, जनन उपकला ऊतक से मिलकर बनी होती हैं। ये जो जनन उपकला ऊतक होते हैं, यहाँ पर ये ओवरी, यहाँ पर एक ऊतक पाया जाता है जिसे हम कहते हैं मीजोवेरियम। कौन सा, ये यहाँ पर कुछ टिश्यू होते हैं जिसका नाम दिया गया है मीजोवेरियम टिश्यू। पहले आप चित्र अच्छे से समझ लीजिए, फिर इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, है ना।
तो मीजोवेरियम टिश्यू यानी कि मीजोवेरियम ऊतक जो होते हैं वो ओवरी और फैलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं, जोड़े रखते हैं, है ना। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे जालीदार लाइन संरचना, तो इसे हम कहते हैं मीजोवेरियम टिश्यू, जो कि ओवरी और फैलोपियन ट्यूब को क्या करती है, जोड़े रखने का कार्य करती है। और इसी से कई पतली पतली रुधिर वाहिनियाँ निकलती हैं जो कि अंडाणुओं को कहाँ, फैलोपियन ट्यूब तक लाने में सहायता करती हैं। इसी के थ्रू कहाँ चले जाते हैं अंडाणु, फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। और फैलोपियन ट्यूब कहाँ है, ये जो दिखाई दे रही है ये पूरी संरचना, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब, और ये क्या है, ओवरी। दो चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई, ये है फैलोपियन ट्यूब और ये क्या है, ओवरी। क्लियर। तो ओवरी कितनी होती हैं, दो होती हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। ऐसे ही फैलोपियन ट्यूब कितनी होती हैं, दो होती हैं, पतली पतली नलिकाओं के समान संरचना होती हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट आता है गर्भाशय। ये क्या है, ऊपर ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाता है, गर्भाशय। गर्भाशय जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूटेरस। क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं, यूटेरस। तो गर्भाशय यहाँ पर गोलाकार संरचना होती है, नाशपाती के आकार की संरचना होती है गर्भाशय, जो कि ऊपर की ओर कैसा दिखाई देता है, चौड़ा सा होता है, और नीचे धीरे धीरे ये होता जाता है सकरा, है ना। ऊपर का जो हिस्सा होता है वो कैसा होता है, चौड़ा होता है, और नीचे का हिस्सा कैसा होता है, सकरा होता है। ये जो मादा जनन अंग का पार्ट है ये कहाँ पाया जाता है, ये होता है उदर गुहा में निचले भाग में। उदर यानी कि पेट, तो उदर गुहा के निचले भाग में मादा जनन अंग पाया जाता है। ये सारे पार्ट्स कहाँ पाए जाते हैं, उदर गुहा में, और उदर गुहा में ही बेसिकली कहाँ होते हैं, नीचे की ओर, है ना, निचले भाग में। तो यूटेरस कैसा होता है, फूला हुआ नाशपाती के आकार की संरचना होती है, जो कि ऊपर की ओर चौड़ा होता है, नीचे सकरा होता जाता है। अब जो सकरा होता जाता है, एक नली जाती है यूरेथ्रा यानी कि यूरिन पास करने के लिए, और उसके जस्ट पीछे कौन सी होती है, वेजाइना। ये जो पतली नली होती जाती है इसे हम क्या कहते हैं, वेजाइना, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं योनि या वेजाइना। वेजाइना को अन्य भाषा में जनन छिद्र भी कहते हैं। क्लियर। तो ये जो यूटेरस है ये धीरे धीरे नीचे पतला होता जाता है, ये यूटेनरी ट्यूब होती है, जो कि कहाँ खुलती है, योनि में खुलती है। यूटेरस की जो पतली नली होती है वो कहाँ पर जाकर खुलती है, योनि में जाकर खुलती है ना। क्लियर। और इसमें इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। तो मैंने क्या बताया, मादा जनन अंग किन किन भागों से मिलकर बना होता है, ये मुख्य रूप से 4 भागों से मिलकर बना होता है। इसके अलावा इसमें कुछ ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। सबसे पहला यदि हम पार्ट देखेंगे मादा जनन तंत्र का, तो ये क्या होता है, सबसे पहले आएगा अंडाशय। क्या आएगा, अंडाशय। पहले आप इसके पॉइंट्स याद करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, अंडाशय, जिसे कि हम क्या कहते हैं, ओवरी। क्लियर। इसके बाद आता है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी, है ना। पहला क्या है, अंडाशय, सेकंड है अंडवाहिनी, जिसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, है ना। क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट आता है गर्भाशय, जिसे हम क्या कहते हैं, यूटेरस। फोर्थ आता है योनि, और इसके अलावा इसमें योनि अंग भी होते हैं, जिसे हम कहते हैं वेजाइना। लास्ट आता है, कुछ इसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं ग्लैंड्स। क्या होती हैं, ग्रंथियां, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लैंड्स। क्लियर। तो ये पार्ट्स होते हैं कौन कौन से, पहला आता है अंडाशय, पहला क्या आता है, अंडाशय, सेकंड आता है अंडवाहिनी, थर्ड आता है गर्भाशय, फोर्थ आता है योनि और उसके अंग, और फिफ्थ आता है ग्रंथियाँ। क्लियर। तो इनको अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं। चित्र आपको इजीली समझ में आ रहा है। पहले नंबर मैंने आपको क्या बताया, जो मादा जनन अंग का मुख्य पार्ट होता है वो होता है ओवरी,
इसमें कितनी ओवरी होती है? 2 ओवरी होती है, राइट और लेफ्ट। और जो ओवरी होती है वो कुछ ऊतकों से जुड़ी होती है, जिसे हम कहते हैं मीजोवेरियम ऊतक। और मीजोवेरियम ऊतक से कई पतली पतली नलिकाएं जाती हैं जो कि अंडाणुओं को कहाँ पास करती हैं? फैलोपियन ट्यूब में पास करती हैं ना। और फैलोपियन ट्यूब सेकंड पॉइंट आता है, जो कि पतली नलिकाएं होती हैं जो यूटेरस से जुड़ी होती हैं। थर्ड आता है यूटेरस यानी कि गर्भाशय, जो फूला हुआ भाग कहलाता है, और ये ऊपर की ओर कैसा होता है? चौड़ा होता है, और नीचे सकरा होता जाता है। नेक्स्ट आता है योनि यानी कि वैजाइना, जो कि गर्भाशय के अंत से पतली नलिका के रूप में जुड़ती है, इसे जनन छिद्र भी कहते हैं, है ना। और कुछ ग्लैंड्स इसमें पाई जाती हैं, आगे चल के हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? फर्स्ट पॉइंट देखेंगे अंडाशय। तो इसका चित्र आप अगर 2 या 3 बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इजीली ये चित्र आने लगेगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है अंडाशय। फर्स्ट आ जाएगा अंडाशय, या जिसे क्या कहते हैं? ओवरी। क्लियर? तो ओवरी में हम देखेंगे ओवरी किस टाइप की संरचना होती है। अभी मैंने आपको चित्र में बताया था कि स्त्रियों में कितनी ओवरी होती हैं? स्त्रियों में एक जोड़ी यानी कि 2 ओवरी होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है राइट और एक लेफ्ट। क्लियर? लेफ्ट ओवरी। तो अंडाशय स्त्रियों में 2 पाए जाते हैं, यानी कि एक पेयर में, एक जोड़ी में पाए जाते हैं। और ये कैसी संरचना होती हैं? ये होती हैं गोलाकार संरचना होती हैं। ये कैसी होती हैं? गोलाकार होती हैं। अब मैंने अभी आपको बताया था कि अंडाशय के चारों ओर मोटी उपकला ऊतक की परत पाई जाती है। कौन सी? मोटी उपकला ऊतक की परत पाई जाती है। ये जो परत होती है ये कई कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, और ये जो परत होती है आगे चल कर के क्या करती है? बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, और जो कोशिकाएं होती है छोटी छोटी पुटिकाओं में यानी कि फॉलिकल्स में टूट जाती हैं, जिसे हम क्या नाम दे देते हैं? पुटिकाएं। क्या नाम दे देते हैं? यानी कि ये ही क्या करती हैं? उपकला ऊतक क्या कर लेती हैं? आगे चल कर के बहुत छोटी छोटी गोलाकार संरचना बना लेती हैं, जिसे हम कहते हैं पुटिकाएं यानी कि फॉलिकल्स। तो फॉलिकल्स का निर्माण कौन करता है? उपकला ऊतक, जो कि किस में पाया जाता है? ओवरी में पाया जाता है ना। तो मोटी उपकला ऊतक की परत पाई जाती है। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ पाया जाता है, मीजोवेरियम। क्या पाया जाता है? मीजोवेरियम। ये जो मीजोवेरियम होता है ये क्या करता है? अंडाशय तक अंडाणुओं को लाने का काम करता है। तो ये जुड़ा होता है किससे? फैलोपियन ट्यूब और अंडाशय से जुड़ा होता है। मीजोवेरियम टिश्यू किस में पाया जाता है? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मीजोवेरियम टिश्यू किस में होता है? ओवरी में पाया जाता है। क्लियर? अब होता क्या है? ये जो फॉलिकल्स होती हैं ये कई कोशिकाएं बनाती हैं। सबसे पहले ऊतक बना लेते हैं, कई छोटी छोटी सेल्स बनाते हैं जिन्हें हम दे देते हैं फॉलिकल्स नाम। और 4 प्रकार की फॉलिकल्स फीमेल्स में पाई जाती हैं, फीमेल की ओवरी में पाई जाती हैं। ओवरी में फॉलिकल्स जो होती हैं कई छोटी छोटी सेल्स बना लेती हैं, और इस एक सेल को कहते हैं oocyte। क्या कहते हैं? oocyte या oocyte कहते हैं। यही oocyte आगे जा कर के अंडाणु का निर्माण में सहायक होती है, और जो अंडाणु के निर्माण की क्रिया होती है उसे हम कहते हैं अंडोत्सर्ग। क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या है भाई? अंडाशय से ओव्यूल का निकलना ही क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग कहलाता है। अंडोत्सर्ग की डेफिनेशन क्या होगी? अंडाशय से, ये 2 नंबर से भी आ सकता है क्वेश्चन, अंडाशय से अंडाणुओं का निकलना ये क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है, यानी कि ओव्यूलेशन कहलाता है। ओव्यूलेशन जब हो जाता है उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया के थ्रू भ्रूण का यानी कि एम्ब्रियो का निर्माण होता है। यानी कि प्रेगनेंसी कब आती है? जब ओव्यूलेशन प्रॉपर हो जाता है और स्पर्म और ओव्यूल जब फर्टिलाइज करते हैं तब एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है, और एम्ब्रियो जाकर के कहाँ ठहरता है? गर्भाशय यानी कि यूटेरस में ठहरता है। अब हम देखेंगे जो अंडाशय होता है इसकी लंबाई कितनी होती है?
अंडाशय की लंबाई होती है 4 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर लंबाई होती है। इसकी यदि हम चौड़ाई देखेंगे तो ये 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है ना। और अंडाशय की मोटाई देखेंगे तो 1.5 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर ये इसकी मोटाई होती है। कितनी? 1.5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। क्लियर? तो ये हो गई अंडाशय की संरचना। अंडाशय में होता क्या क्या है? ये 2 होती हैं, यानी कि मैं बहुत इजी करके लैंग्वेज में बता रही हूँ ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको छोड़ें ना, उसको कंप्लीट करें। क्योंकि अगर आप ये जो जनन तंत्र होते हैं, तंत्र का नाम सुन के ही आप इस टॉपिक को छोड़ देते कि भाई ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसको आपको छोड़ना नहीं है ना। और बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और इस क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना है। तो ओवरी मैंने क्या बताया कितनी होती हैं? 2 होती हैं, राइट और लेफ्ट, है ना। और गोलाकार होती है, मोटी उपकला ऊतक इसके चारों ओर पाई जाती हैं। इसमें फॉलिकल्स होती हैं जो कि oocyte बनाती हैं आगे जा कर के। और मीजोवीरियम ऊतक होता है जो कि अंडाशय से जो अंडाशय और फैलोपियन ट्यूब को जोड़े रखता है। अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। कैसे होती है भाई? जब अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण हो जाता है तो ये बाहर निकलते हैं, और उसी क्रिया को क्या कहा जाता है? अंडोत्सर्ग कहा जाता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। और मोटाई 1.5 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। जो अंडाशय है इसकी एक खास बात है कि ये कहलाता है प्राथमिक जनन अंग। ये क्या कहलाता है? प्राथमिक जनन अंग। ये नोट करके लिख लो कि स्त्रियों में प्राथमिक जनन अंग क्या है? वो क्या है? ओवरी यानी कि अंडाशय। और ओवरी को छोड़ करके जितने भी अंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्वितीयक जननांग या सहायक जननांग कहलाते हैं। क्लियर? तो ये प्राथमिक जननांग क्या हो गया भाई? अंडाशय यानी कि ओवरी। और बाकी सारे क्या होते हैं? सेकेंडरी द्वितीयक जनन अंग कहलाते हैं, या फिर सहायक अंग भी हम कह सकते हैं जिसे। तो सहायक अंग कौन कौन से हो जाएंगे? गर्भाशय हो जाएगा, योनि हो जाएगी, अंडवाहिनियाँ हो जाएंगी। ये सब क्या है? द्वितीयक जनन अंग। तो सेकंड पॉइंट क्या आता है? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी को क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। तो जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं वो कहाँ होती है? अभी मैंने आपको चित्र के द्वारा बताया था कि यहाँ पे ये क्या होता है? यूटेरस होता है, और यहाँ से ये फैलोपियन ट्यूब जाती हैं, है ना। और फैलोपियन ट्यूब क्या होती हैं? ओवरी से जुड़ी होती है। ये क्या है? ओवरी। तो यदि हम इसका देखेंगे तो जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो कहाँ होती है? एक तरफ किससे जुड़ी होती है? ये अंडाशय से जुड़ी होती है। किससे? अंडाशय यानी कि ओवरी से जुड़ी होती है। और इसका दूसरा भाग कहाँ जुड़ा होता है? इसका पहला सिरा कहाँ जुड़ा होता है? अंडाशय में। और दूसरा जो सिरा होता है वो जाकर के गर्भाशय से जुड़ा होता है। किससे? गर्भाशय। तो अंडवाहिनी कितनी होती हैं स्त्रियों में? 2 अंडवाहिनियाँ पाई जाती हैं। कितनी? 2 अंडवाहिनियाँ पाई जाती हैं, यानी कि एक जोड़ी अंडवाहिनियाँ होती हैं। ये 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी? 10 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। और जो निषेचन की क्रिया होती है वो कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्त्रियों में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनियों में होती है ना। तो निषेचन की क्रिया याद रखेंगे, फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी में होती है। और अंडवाहिनी में झालरदार संरचना होती है जिसे हम कहते हैं, आगे की ओर होती है, जिसे हम कहते हैं फिम्बरी। क्या कहते हैं? फिम्बरी। और यही फिम्बरी क्या करती है? यहाँ पर होती है फिम्बरी। ये फिम्बरी क्या करती है? अंडाणुओं को फैलोपियन ट्यूब तक लाती हैं। अंडाणुओं को फैलोपियन ट्यूब तक लाती हैं। तो फिम्बरियों का काम क्या हो गया? अंडाणुओं को फैलोपियन ट्यूब तक लाना। और निषेचन की क्रिया भी कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में। और अंडाणुओं का परिपक्वन, अंडाणु का परिपक्वन पूरी तरह से कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में।
अंडाणुओं का परिपक्वन भी कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। या हम कह सकते हैं कि अंडाणु का निर्माण तो होता है ओवरी में, लेकिन वहाँ पर इनका पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता। जब ये फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं ओव्यूल्स यानी अंडाणु, तब वहाँ पे उसका पूरी तरह से ये मैच्योर हो जाता है या परिपक्वन हो जाता है। तो इसकी खास बात क्या है फैलोपियन ट्यूब की कि पतली पतली नलिकाएं जो होती हैं ये गर्भाशय से जुड़ी होती हैं, और सेकेंडरी ये कहाँ जुड़ी होती हैं? ओवरी से जुड़ी होती हैं, और 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। निषेचन की क्रिया भी कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। इसमें कुछ आगे झालरदार संरचना होती है जिसे हम कहते हैं फिम्ब्री। क्या कहते हैं? फिम्ब्री कहते हैं। और यही फिम्ब्री ओव्यूल्स को फैलोपियन ट्यूब तक लेकर के आती है। ये बहुत ही पतली पतली नलिकाएं जो होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। थर्ड है गर्भाशय। गर्भाशय जिसे यूटेरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूटेरस। चलिए देखते हैं यूटेरस के बारे में। तो यूटेरस कैसे होते हैं? स्त्रियों में यूटेरस नाशपाती के आकार के होते हैं। कैसे? नाशपाती के आकार के होते हैं। अब नाशपाती के आकार के कैसे होते हैं? ऊपर की ओर हम देखेंगे यदि, तो ऊपर कैसे होते हैं? ये चौड़े। ऊपर का हिस्सा कैसा होता है इसका? चौड़ा। और निचला जो हिस्सा होता है वो होता है सकरा। यदि हम गर्भाशय का आकार देखेंगे तो इस टाइप से होता है ना। तो इसका ऊपर का आकार कैसा होता है? चौड़ा, और नीचे का आकार होता है सकरा। जो ऊपर का आकार होता है, ये जो गर्भाशय होता है ये पेल्विक एरिया में होता है। कहाँ पर? ये निचले भाग में पाया जाता है, वो भी पेल्विक एरिया में, निचले भाग में प्रेजेंट होता है। निचले भाग में कहाँ? श्रोणी भाग में। श्रोणी को इंग्लिश में कहते हैं पेल्विक। पेल्विक एरिया में कहाँ होता है? ये गर्भाशय पाया जाता है। अब गर्भाशय की खास बात क्या है कि इसकी जो लंबाई होती है वो 7 सेंटीमीटर लगभग लंबाई होती है। चौड़ाई यदि हम देखेंगे तो इसकी चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है ना। और मोटाई होती है, इसकी मोटाई फिक्स नहीं होती। गर्भावस्था के समय इसकी मोटाई घटती बढ़ती रहती है, यानी कि इसकी जो मोटाई है वो बढ़ जाती है, और इसकी जो दीवार होती है गर्भावस्था के समय वो पतली होती जाती है। तो 2.1 से 2.5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। लेकिन ये गर्भावस्था के समय यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बदल जाती है ना। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो पतली होती जाती है, और चौड़ाई इसकी क्या होती है? बढ़ती जाती है, क्योंकि इसके अंदर भ्रूण का विकास होता है। जैसे जैसे भ्रूण का विकास होगा गर्भाशय फैलता जाता है, यानी कि इसका आकार बदलता जाता है। क्लियर? यदि हम देखेंगे गर्भाशय में, आगे हम देखेंगे कि गर्भाशय में क्या होता है, जो भ्रूण होता है उसका संपूर्ण विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। और गर्भाशय का जो निचला हिस्सा कहलाता है वो उसे हम कहते हैं सर्विक्स। क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। जो इसका निचला हिस्सा होता है, सकरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्विक्स। इसका नाम याद रखना, इसका नाम क्या होता है? सर्विक्स होता है। और भ्रूण का, इसके अलावा इसमें और क्या खास बात है? भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। भ्रूण का विकास यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहाँ होता है भाई? एम्ब्रियो डेवलपमेंट की क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में। गर्भाशय कहाँ पाया जाता है? ये होता है श्रोणी मेखला में, नीचे की ओर होता है। और इसका जो अगला भाग होता है वो किस में खुलता है? योनि में। किसमें? योनि में खुलता है। इसमें 2 लेयर्स होती हैं। जो बाहर की लेयर होती है वो कहलाती है, इसकी बाहर की लेयर क्या कहलाती है? मायोमेट्रियम। क्या कहलाती है? मायोमेट्रियम। और अंदर की लेयर होती है एंडोमेट्रियम। कितनी लेयर होती हैं गर्भाशय में? 2 लेयर्स होती हैं, मायोमेट्रियम बाहर की और अंदर की एंडोमेट्रियम। और ये कैसा होता है? नाशपाती के आकार का होता है, ऊपर चौड़ा होता है, नीचे की ओर सकरा होता जाता है। नीचे का जो भाग होता है उससे सर्विक्स, या हिंदी में ऐसे कहते हैं ग्रीवा। क्या कहते हैं? ग्रीवा। यूटेरस की ग्रीवा सर्वाइकल एरिया कहलाता है।
और निचला भाग कहाँ होता है, ये कहाँ पाई जाती है, इसका स्थान क्या होता है, श्रोणि मेखला यानी कि पेल्विक एरिया में ये गर्भाशय पाया जाता है। गर्भाशय में ही भ्रूण का विकास होता है, यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। और इसके बाद जो भ्रूण का पोषण है वो भी गर्भाशय में ही होता है। क्या होता है, एक प्लेसेंटा होती है यानी कि पतली सी नली होती है जो कि गर्भाशय से और शिशु से जुड़ी होती है। और ये क्या करती है, प्लेसेंटा के द्वारा ही हमारे शरीर से यानी कि स्त्रियों के शरीर से भ्रूण तक पोषण पहुंचाने का काम कौन करता है, अप्रा या प्लेसेंटा। यानी कि गर्भाशय के अंदर शिशु का विकास होता है, पोषण होता है और उसी में इसका रक्षण भी होता है। इसका अगला सिरा किससे जुड़ा होता है, योनि यानी कि वेजाइना से जुड़ा होता है। 4th पॉइंट आ जाता है योनि या वेजाइना। इसके अलावा योनि अंग, वेजाइनल ऑर्गन। तो मैंने क्या बताया था, अभी चित्र में आपको बताया था कि गर्भाशय की जो निचला सिरा होता है वो उसके ग्रीवा कहलाती है और उसके नीचे और पतली लंबी सक्रिय नलिका पाई जाती है जिसे हम कहते हैं योनि। ये कैसी होती है, सक्रिय नलिका के रूप में होती है। कैसी होती है, सक्रिय नलिका के रूप में पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, योनि कहते हैं यानी कि वेजाइना कहते हैं। तो मैंने क्या बताया, ये पतली नलिका के रूप में होती है। ये ऊपर की ओर जुड़ी होती है गर्भाशय से यानी यूटेरस से, और निचला भाग जो होता है, इसका ऊपरी भाग कैसे जुड़ा होता है, गर्भाशय से, और निचला भाग जो होता है वो जुड़ा होता है जनन छिद्र से। किससे, जनन छिद्र, यानी कि ये कहें कि योनि का जो अंतिम भाग है वो कहलाता है जनन छिद्र। और ये जो जनन छिद्र है इसके ऊपर यूरेथ्रा पाया जाता है। यूरेथ्रा के ऊपर एक मांसल भाग होता है जिसे हम कहते हैं क्लाइटोरिस। क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस। तो ये जो क्लाइटोरिस है ये क्या कहलाएगा, योनि अंग। इसके अलावा 2 और अंग पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं लेबिया माइनोरा। क्या कहलाते हैं, लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा। ये 2 अंग और पाए जाते हैं जो कि योनि अंग यानी कि वेजाइनल ऑर्गन के अंतर्गत आते हैं। यूरेथ्रा के ऊपर ये मांसल संरचना होती है वो कहलाती है क्लाइटोरिस। इन सभी को मिलकर के क्या कहते हैं, योनि अंग कहते हैं। जो जनन क्षेत्र होता है इसी के द्वारा क्या किया जाता है, एक शिशु को जन्म दिया जाता है। लेकिन आजकल दूसरी प्रोसेस यानी कि सी सेक्शन के द्वारा भी इस क्रिया को संपन्न कराया जाता है। तो जनन क्षेत्र क्या कहलाता है, योनि का अंतिम जो भाग होता है, अंतिम सिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है। तो योनि कैसी होती है, लंबी सक्रिय नलिका के रूप में होती है। ये पेशीय ऊतक की बनी होती है। कैसे, पेशीय ऊतक की बनी होती है। और ये जो लेबिया माइजोरा होते हैं ये होते हैं बसीय ऊतक के बने, फैटी एसिड से मिलकर के ये बने होते हैं। कैसे होते हैं, फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। और ये यूरेथ्रा के पीछे का मांसल भाग कहलाता है क्लाइटोरिस। इसमें योनि के अलावा इसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि क्या कहलाती हैं, ग्लैंड्स भी कहते हैं उसे हम। तो अंतिम पॉइंट क्या आ जाएगा, ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां। तो इसमें 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। सर्वप्रथम आती है बर्थोलिन ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, बर्थोलिन। जो बर्थोलिन ग्रंथि होती है ये होती है काउपर ग्रंथि के समान, काउपर ग्रंथि के समान होती है। और ये क्या करती है, ये जो इससे जो बर्थोलिन ग्रंथि होती है उससे जो द्रव निकलता है उस द्रव के गाढ़ेपन को कम करती है, यानी कि उसको क्या करती है, पतला करती है या फिर चिकना बनाती है ना। तो बर्थोलिन ग्रंथि का काम होता है। सेकंड आती है रेक्टल ग्रंथि और एक और होती है पेरिनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पेरिनियल ग्रंथि। तो ये जो 3 ग्रंथियां हैं वो किसमें पाई जाती हैं,
फीमेल्स में पाई जाती हैं। इनका काम क्या है, गंध को सीक्रेट करना। इन दोनों का काम ही क्या है, एक गंध को रिलीज़ करती हैं। ये दोनों ही क्या करती हैं, गंध को स्रावित करती हैं। और चिपचिपा पदार्थ इससे स्रावित होता है, जिससे ये क्या करती हैं, योनि को चिकना बनाने का कार्य करती हैं। तो ये हो गई भाई ग्रंथियाँ, और ये हो गए इसके मादा जनन तंत्र के 5 पॉइंट। तो मैंने क्या बताया था कि मादा जनन जो तंत्र होता है वो भी नर जनन के समान कई भागों से मिलकर बना होता है। इसमें जो प्राथमिक जनन अंग होता है वो क्या होता है, ओवरी यानी कि अंडाशय। शेष जो होते हैं वो द्वितीयक जनन अंग कहलाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले बताया था अंडवाहिनियाँ यानी कि फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, योनि, योनि अंग और उसकी सहायक ग्रंथियाँ। तो ये सभी क्या हो गए, सेकेंडरी द्वितीयक जनन अंग कहलाते हैं। ये सभी अंग मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रॉपर एक मादा जनन अंग बनाते हैं। तो मादा जनन अंग में क्या होता है, कई जो 12 से 14 वर्ष की उम्र से लेकर के इसमें क्या होता है 40 से 45 वर्ष की उम्र तक एक क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं मासिक धर्म। क्या कहते हैं, मासिक धर्म या रजोधर्म। तो जो रजोधर्म की क्रिया होती है वो कब से स्टार्ट होती है, 12 से 14 वर्ष से लेकर लगभग 45 वर्ष तक, है ना। अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। जब ये अंडोत्सर्ग की क्रिया में क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती, तो ये अंडा क्या होता है, डेथ हो जाती है अंडे की, और इससे क्या होती है, रजोधर्म की क्रिया संपन्न होती है, यानी कि मासिक धर्म की क्रिया संपन्न होती है। तो मासिक धर्म की क्रिया जो होती है वो लगभग 45 वर्ष तक चलती है। मासिक धर्म जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल या रजोधर्म भी कहते हैं। अब यह जब क्रिया बंद हो जाती है तो उसे कहते हैं रजोनिवृत्ति। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मासिक धर्म का बंद होना क्या कहलाता है, रजोनिवृत्ति यानी कि मीनोपॉज, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीनोपॉज, है ना, मीनोपॉज भी कहते हैं। तो रजोनिवृत्ति और मीनोपॉज दोनों एक ही है। और मीनोपॉज कब होता है, लगभग 45 से 55 वर्ष की उम्र तक। किसी में जल्दी हो जाती है क्रिया, किसी में थोड़ी देर से होती है। मासिक धर्म की क्रिया कब से स्टार्ट होती है, 12 से 14 वर्ष तक की उम्र में ये क्रिया स्टार्ट हो जाती है और 45 वर्ष तक ये समाप्त हो जाती है। और इसी क्रिया के बीच में क्या होता है, ये जो क्रिया है लगभग इसका जो समय अवकाल होता है लगभग 4 से 5 दिन होता है, और एक इसका चक्र चलता रहता है जो कहलाता है मासिक धर्म चक्र। यह चक्र चलता है लगभग 28 दिनों में। कितने दिनों में, 28 दिनों का चक्र चलता है। और यह क्रिया कितनी होती है, चक्र कितना चलता है, 28 दिनों का, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं ना, चक्र की समयावधि कितनी होती है, 28 दिन। 28 दिन में प्रॉपर ये क्रिया शुरू होगी, कौन सी, मासिक धर्म की क्रिया। और जो इसका समय काल होता है मंथ में कितना होता है, लगभग 4 से 5 दिन, है ना, 4 से 5 दिन। क्लियर। तो मासिक धर्म की क्रिया कितने दिनों में होती है, 28 दिनों में इसकी साइकिल चलती है और 4 से 5 दिनों में यह क्रिया समाप्त हो जाती है ना। तो ये हो गया पूरा क्या आपका मादा जनन तंत्र। उससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, या फिर नीचे टेलीग्राम लिंक दी गई है उसमें जाके भी आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।